जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम कृषि संकल्प अभियान के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही अवलंबित है और भारत में आज भी लगभग 60% के आसपास आबादी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृषि से जुड़ी हुई है। वैसे भी अगर कृषि नहीं हो, कृषि उत्पाद नहीं मिले तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना हो धनी हो, नोट नहीं खा सकता है, सोना चांदी हीरा मोती नहीं खा सकता है। पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए। अन्न की क्वालिटी चाहे जितनी बढ़िया हो, जितनी बेटर हो, वो अलग किस्सा है, लेकिन प्यास लगी हो तो पानी चाहिए। वैसे में सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों के पास सीधे पहुंच रही है, अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से, अपने सरकारी आधारभूत संरचना के माध्यम से, ताकि किसानों को यह बताया जा सके कि कृषि जो है उसमें अगर कहीं आपको कोई समस्या आती है, उस समस्या का समाधान किस किस लेवल पर है। कई लेवल बनाए गए हैं। तो पहले तो हम जानते हैं कि हमारे साथ कृषि संकल्प अभियान है क्या और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फिर अलग अलग ज़िलों से हमारे पास ऑडियंस में लोग बैठे हुए हैं, जो किसान भी हैं, जो कृषि मित्र भी हैं, जो पूछेंगे, सवाल पूछेंगे अपने जो काम चल रहा है उसके बारे में, जो काम वहाँ नहीं हो रहा है उसके बारे में, जो वो जानना चाहते हैं उसके बारे में। तो पहले हम अपने मेहमानों से परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं अभिजीत कर साहब, जो निदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम के। डॉक्टर बीके यादव हैं, जो राज्य समन्वयक हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के। हमारे साथ स्वामी भविष्यानंद जी हैं, जो सचिव हैं दिव्यांग के। इन तीनों की अहम भूमिका है झारखंड में कृषि के विकास के लिए। मुझे लगता है कि रामकृष्ण मिशन तो पिछले 50 सालों से ज़्यादा समय से काम कर रहा है। लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी वही है और प्लांडो में जो संस्थान है वो भी इसी ढंग से काम कर रहा है। वैसे भी सरकार बनने के साथ साथ कृषि पर ही सबसे ज़्यादा थ्रस्ट दिया गया था, उसके साथ उद्योग जुड़े थे। तो आज हम कृषि पर बीच बहस में बात करते हैं। मेहमानों से परिचय करा दिया, अब जानते हैं कि यह अभियान क्या है। कर साहब, ये बताइए कि यह अभियान क्या है, कृषि संकल्प अभियान है क्या? ये जो कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, ये भारत सरकार की ये उद्देश्य है कि भारत सरकार की जो नीतियां हैं, जो साइंटिफिक खेती जो है, उसकी सारा इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज फार्मर्स के पास लेके जाए और एक कंसोलिडेटेड टीम लेके जाए, जिसमें भारत ICAR के भी साइंटिस्ट हो, स्टेट के भी लोग हों और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के भी लोग हों, ताकि सभी इन्फॉर्मेशन एक साथ एक जगह पहुंच पाए और उस इन्फॉर्मेशन को हम एक तो डिसमिनेट करें और क्या प्रॉब्लम्स है, रिसर्चेबल इश्यूज क्या है, क्या एग्जिस्टिंग उनके प्रॉब्लम्स है, वो जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसको वापस लाके उस पर शोध करके या उस पर कुछ जो एग्जिस्टिंग मेथड्स है उसको थोड़ा सा रिफाइन करके वापस हम फार्मर्स के पास ले पाए, ताकि किसान अपना आय बढ़ा सके, अपनी आमदनी बढ़ा सके और समृद्धि की तरफ आगे बढ़े। हाँ, बीके यादव जी, आप इसके बारे में थोड़ा ऐड करिए कि कैसे इस अभियान को आप गांव-गांव तक ले जा रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है और पूरे देश में जो अभी अभिजीत कर साहब बताया, जो इसमें टीम बनाया हुआ है और उस टीम में ICAR भी है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, कृषि विज्ञान केंद्र भी है, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जैसे आत्मा, BTM, ATM, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर, कृषि मित्र, FPO, सेल्फ हेल्प ग्रुप और प्रगतिशील किसान, ये सारे हैं इस टीम में। और इस तरह से टीम बनाया गया है और ये टीम की संख्या पूरे देश में 2170 है। और हम जब झारखंड को लेते हैं तो झारखंड में 57 टीम बना हुआ है। और कैसे ये टीम कार्य कर रही है इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। हाँ, बताएं। एक टीम 3 गांव को एक दिन में जाती है और किसानों से उनके गांव में जा कर के उनकी समस्या को जानती है, उनके समस्या के लिए समाधान बताती हैं। जो अभी खरीफ का समय दस्तक दे रहा है,
तो खरीफ में मुख्य रूप से यहाँ धान की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं और भी फसलें हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। साथ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो किसानों को दिया गया है या जो उसके लिए इच्छुक हैं, उनमें जो लिखा हुआ है, जो क्या तत्व उनके खेत में है और क्या चीज़ उसके आधार पर खेत में डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, कौन फसल लेना है, कौन किस्म लगाना है, इनके बारे में भी चर्चा होती है। योजनाएं केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं किसान भाइयों बहनों के लिए। उन योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाता है जिससे योजनाओं का लाभ उठा सके किसान। और किसान की जो फीडबैक है, जो ये जो कार्यक्रम के बारे में फीडबैक, जो उनकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में, और कोई अगर जैसे पूर्वज और यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ तकनीकें वो अपनाए हुए हैं जिसको हम लोग इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज या ITK बोलते हैं, तो उस चीज़ का भी डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण किया जाता है टीम के द्वारा। और कभी कभी नज़र आता है जो किसान कुछ इनोवेशन भी किए हैं, नवाचार भी किए हैं, कोई नया चीज़, किसान भी एक वैज्ञानिक है, वो भी अपने खेत पर कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और कुछ अच्छा चीज़ आता है, उससे फ़ायदा होता है उनको भी और पूरे समुदाय को, तो उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ये टीम इन चीज़ों को जा कर के जानकारी लेते हैं और रिपोर्टिंग भी करना होता है। प्रत्येक टीम को एक दिन में 25 किसान का ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना पड़ता है, एक परफॉर्मा बना हुआ है, और उसके अलावा एक डैशबोर्ड पर भी रिपोर्टिंग करना होता है। 2 तरह का रिपोर्ट प्रत्येक टीम को करना होता है और ये रिपोर्ट सीधे राष्ट्रीय स्तर पर DDG एग्रीकल्चर एक्सटेंशन साहब के पास जाता है और फिर वहाँ कंपाइल हो करके ये रिपोर्ट PMO ऑफिस में भी जाता है। यानी इस जो भी कार्य हो रहा है वो राष्ट्रीय स्तर तक उसका रिपोर्टिंग हो रहा है। तो इस तरह से पूरे देश में अभी ये टीम कार्य कर रही है और ये कोशिश किया गया है जो प्रत्येक गांव, तो देश का प्रत्येक गांव को नहीं कवर किया जा सकता है, लेकिन कोशिश किया जा रहा है जब ब्लॉक का एक न एक गांव जरूर कवर हो जाए इस कार्यक्रम में। तो इसमें अनुरोध है किसान भाइयों बहनों से, जो अगर उन्हें पता चलता है जो इस गांव में इस दिन कार्यक्रम होने वाला है और इतने लोग आ रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो उस गांव में आसपास के किसान ज़रूर आएँ और अपनी समस्या को रखें, उनकी बातों को सुने। और सबसे बड़ा चीज़ किसान भाइयों बहनों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है लिंकेज स्थापित करने का। प्रत्येक जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं, ब्लॉक से बहुत सारे योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो लिंकेज यानी जो जा रहे हैं उनका मोबाइल नंबर ले ले, कोई वेबसाइट के बारे में बताते हैं वो अपना, तो उसको जाने और उसका फ़ायदा उठावे, जुड़े रहे। ऐसा नहीं ये प्रोग्राम ये 15 दिन का है तो ख़त्म हो जाएगा, आप जुड़े रहें। कोई भी समस्या होती है तो बाद में भी आप पूछ करके और उसका निराकरण ले सकते हैं। तो ये इस मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है और इस तरह से ये कार्यान्वित। स्वामी जी थोड़ा अपना अनुभव बताइए आप। तो ये जो है तो अनोखा इसके लिए है, इसमें पूरा कॉन्वर्जेंस मोड में कर रहा है। जब कृषि विज्ञान केंद्र रांची जिले में 4 ICAR के इंस्टीट्यूट्स है एवं स्टेट गवर्नमेंट का जो ब्लॉक लेवल में BTM ATM है, पंचायत का मुखिया है एवं कृषि मित्र जो है, सब मिलकर हम लोग के लिए पेटे रामकृष्ण मिशन का गांव में विवेकानंद सेवा संघ है जो हम लोग के एक्सटेंडिज ऑर्गेनाइजेशन 127 ऐसा है। तो हम वो गांव में जा रहा तो वो लोग भी पूरा लोकल फार्मर्स को मोबिलाइज कर रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा जो फार्मर के साथ साइंटिस्ट का इंटरेक्शन इंटेंसिव 15 डेज लगातार अलग अलग हो रहा है। तो बहुत तो अच्छा है। स्वामी जी आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था गेतलसूद में, जो आपका फार्म है, बड़ा सा फार्म है, और उससे आसपास गांव में उसका एक्सटेंशन भी लेकर के गए थे, उसका रिजल्ट क्या है? तो हम लोग को देखिए, हम लोग का जो कृषि विज्ञान केंद्र टोटली नेचर प्राकृतिक खेती से 100%। वो यहाँ पे आपको मैंने आश्चर्य होंगे, इसी बार ही हम लोग देखा CR 320 जो है 115-20 दिन का धान है, उसको उत्पादन पर हेक्टर 77 क्विंटल प्रति हेक्टर है। ये भी जो ब्रीडर जो खुद जो डेवलप किया वो भी खुद ही काटिंग इसमें आए। अब मैं उसे पूछा भी जैसे आप
वहाँ पे नहीं, आपका यहाँ मिशन में इतना अच्छा क्यों हुआ है? कारण क्या, साइंटिफिक कारण तो होगा। तो वह समझिए कि फर्टिलिटी, सॉइल का फर्टिलिटी बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, एवं आपका जो ऑर्गेनिक कार्बन हम 2.34। नहीं, अभी बात कर रहे यादव जी मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में। तो झारखंड में अलग अलग इलाके में मिट्टी के स्वास्थ्य की अलग अलग बीमारियां हैं। कहीं पर चूना कम है तो कहीं पर पोटास कम है, तो कहीं पर कुछ कम है, कहीं पर कुछ कम है। और किसान जो इंडिजिनस तरीके से खेती करते थे तो उसके लिए उनके पास तक कंपोस्ट डालते थे, गोबर ले गए खेत में डाल दिया। बाद के दिनों में आया कि सुअर का बिट भी उसके साथ मिला दिया, जिसके चलते बहुत सारी बीमारियां भी हुई, बहुत सारी परेशानियां भी हुई। तो अभी जो है आपने जो वहाँ पर खेती की, इसलिए कि झारखंड बिहार की तुलना में या अन्य जो मैदानी राज्य हैं उनकी तुलना में बिल्कुल अलग इलाका है। यहाँ सिंचाई की भी प्रॉपर सुविधा नहीं है, उसमें किसान को खेती करनी है। तो आप जो भी बीज निकाल रहे हैं, हाइब्रिड निकाल रहे हैं, जो नया वैज्ञानिक सोच से बीज आते, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो पानी तो चाहिए है ना। तो आप लोगों की जो टीम जा रही है उसमें मुख्य समस्या क्या आ रही है? पहले कर साहब से पूछ लेते, फिर आपकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पानी का प्रॉब्लम जहाँ है वहाँ कृषि सिंचाई योजना की कई जगह ड्रिप इरिगेशन का भी कर रखा है, कई जगह इन्होंने कुआं का भी फैसिलिटी दिया है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि पठारी इलाकों में आपको कुआं खोदना भी मुश्किल होता है, तो लो वाटर इंटेंसिटी जो पानी क्रॉप्स चाहिए या जो वैरायटी है जिनमें कम पानी चाहिए, वो वैरायटीज हम लोग कई बार रिकमेंड करते हैं। अपने यहाँ वाटर शेड स्कीम भी तो चला था ना, बड़े, अभी भी चल ही रहा है, वाटर शेड स्कीम चल रहा है, नाबार्ड चलाता है वाटर शेड स्कीम, बहुत बड़े पैमाने पर चलाता है। उसका कुछ रिजल्ट आया क्या वाटर शेड स्कीम का? वाटर शेड स्कीम में कई सारे, जैसे अगर आप रामगढ़ के गोला ब्लॉक में जाएंगे तो काफी फायदा मिला है, सोलर बेस्ड वाटर पंप वो लोग यूज किए, और मांझी में भी शायद कुछ लोगों ने किया है, खूंटी में हम लोग, खूंटी में प्राय 7,000 हेक्टेयर जमीन में खूंटी में हम लोग किया है, वहाँ जो ब्लॉक में। वहाँ जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? जैसे आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके वो में। टीम जब गई तो टीम ने क्या फीडबैक दिया, आपको फीडबैक क्या दिया? देखिए, मेजर जो लोगों का फीडबैक आ रहा है वो ये है कि जो खरपतवार आपका कितना इंसेक्ट इन्फेस्टेशन है, तो टाइमली उनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, केवीके से जैसे बात कर रहे थे कि केवीके से जुड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, जो बेचता है, फर्टिलाइजर बेचता है, उसके पास चले जाते हैं, वो कुछ भी उनको एक दे देता है, सीड भी कुछ भी दे देता है। सीड भी यही है। इसीलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं 4-5 जगह जा चुका हूँ, मैं सबको ये कहता हूँ कि आप जुड़िए, आप अपने बीटीएम के थ्रू, एटीएम के थ्रू, या कोई भी गाँव का कोई भी एक आदमी केवीके के साथ आए, आप डेली बेसिस पे या हफ्ते के बेसिस पे केवीके से जुड़े रहिए, क्योंकि केवीके पूरे भारत के सारे विशेषज्ञों के साथ जुड़ा रहता है। अगर आप अपनी समस्या रूटीन बेसिस पे, हम अभी आए हैं ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप जब तक रेगुलर बेसिस पे केवीके से नहीं जुड़ेंगे तब तक समस्याओं का समाधान आसान नहीं होगा। केवीके में जितने लोग हैं वो हर जगह पहुंच नहीं पाते। आप टीम भी कम है ना, वहाँ छोटी टीम है, तो छोटी टीम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहुंचिए केवीके से, हक से मांगिए कि हमें ये चाहिए। 100 चीजें आप लेके जाएंगे, हो सकता है 20 हम उपलब्ध करा दे, 30 उपलब्ध करा दे, 40 करा ले, लेकिन कोशिश ये होती है कि कराएंगे। कई बार ट्रेनिंग की कमी होती है, आपको पता ही नहीं सीड ट्रीटमेंट क्या करना। कई जगह पूछते हैं, सिंपल सीड ट्रीटमेंट नहीं करते। बहुत सारी पैथोलॉजिकल, बहुत सारी बीमारियां सीड के ट्रीटमेंट की वजह से होता है, जबकि सीड ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है। 1 किलो में मुश्किल से आप 1 रुपये 2 रुपये खर्च करेंगे तो आपका सीड ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे पानी की कमी की बात करते हैं, हम डायरेक्ट सीडिंग की बात करते हैं। आप डायरेक्ट सीडिंग करिए। आप अगर धान की रुपाई करना चाहेंगे, अभी धान सबसे बड़ा फसल है झारखंड में, अगर धान की रुपाई आप करना चाहेंगे सीड बेड बना के, आपको स्टैंडिंग वाटर चाहिए। बरसात नहीं हुई, स्टैंडिंग वाटर नहीं मिला, तो डायरेक्ट सीडिंग की हम बात करते हैं, ताकि आप डायरेक्ट सीडिंग करिए। बहुत सारा वेजिटेबल्स होता है झारखंड में, लोग हम कहते हैं कि वाटर कंजर्वेशन मेथड्स में आप मल्चिंग करिए और रेस्ड बेड में करिए, ताकि आप बेड बनाइए ऊपर, उस पर लगाइए। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक्स है, बहुत सारे गांव में ये पहुंचा नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो ये अगर जाएंगे केवीके में, देखेंगे, केवीके के संपर्क में रहेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारी आपकी समस्याएं अपने आप सुलझने लगेंगी। पानी उसमें से एक बहुत बड़ा समस्या है झारखंड में, जैसे आपने कहा, और खरपतवार भी है। आजकल सबके पास फ़ोन है, सबके पास अच्छे फ़ोन है जिसमें एक फ़ोटो खींच सकते हैं। आप एक फ़ोटो खींच के केवीके के सारे SMS का नंबर रखिए, एक फ़ोटो खींच के भेज दीजिए कि मेरे पौधे में ये बीमारी आ रही है, क्या करूं। तो सबसे बड़ा ये है कि आप जुड़िए और पूछिए।
कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है कि वो बताएंगे नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, आप जहाँ है बताना उनका काम है, नहीं बताएंगे तो उसकी भी प्रोसेस है, कैसे क्या हो सकता है। अभी 7 दिन का मैं कंपाइल किया हूँ। ICAR प्लांडू के 10 टीम कार्य कर रहे हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान में और 8 जिला को कवर कर रहे हैं। और ये 7 दिन के दरमियान क्या समस्याएं किसानों की आई है, और उसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है, किसान भाइयों बहनों ने जो बताया है, जो उनको बाज़ार नहीं मिल पा रहा है और उसके कारण उचित कीमत नहीं मिल पाता है उत्पाद का। दूसरी समस्या बताए हैं, जो गुणवत्ता वाला जो बीज है वो समय पर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तीसरी जो अभी चर्चा हो रही थी सिंचाई का अभाव है, सिंचाई जल का। चौथी समस्या है, जैसे सब्जी लगाते हैं तो सोलेनेसियस यानी टमाटर बैगन वर्गीय जो सब्जियां हैं उसमें किसानों ने बताया जो मुरझा रोग आता है, और जो कद्दू वर्गीय समस्या है उसमें फ्यूजेरियम विल्ट आता है। इसी तरह से मशीनरी का बहुत जानकारी नहीं है, योजनाओं की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है किसान भाइयों को, और वो लोग योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जो खास करके दूर दराज के गांव हैं वहाँ तो बताते हैं जब मुझे तो कभी सुनाई नहीं दिया ये योजना सब, जहाँ टीम जा रही है, और यहाँ तक कि उनको KVK के बारे में भी पता नहीं है, जो KVK कहाँ है। ये स्थिति है दूर दराज के गाँव की। और भी कुछ समस्याएं सब बता रहे हैं, जैसे कि कैसे बागान लगावें, कितना दूरी पर रखें, और उसी तरह से कुछ कीट की भी समस्या आ रही है, कुछ बीमारी की भी, कुछ खरपतवार की भी समस्या आ रही है। तो इस तरह से मुख्य समस्याएं जो हैं ये गाँव की हैं, किसान भाइयों बहनों की है। और इसके लिए हमारी टीम उन्हें वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं। जैसे टीम बता रही हैं जो आपको बाज़ार नहीं मिल पा रहा है, आप अकेले जब खेती करेंगे तो स्वाभाविक है जो आपको ज़्यादा लाभ नहीं उठेगा। अगर ग्रुप में करते हैं, जैसे अभी FPO के बारे में बात हो रही है, किसान उत्पादक संगठन एक किसानों का बड़ा समूह है। उस छोटा समूह में जैसे कि स्वयं सहायता समूह है, किसान क्लब है, तो ये सब बना करके। नहीं, थोड़ा स्कीम्स के बारे में बताइए ना, जो स्कीम्स है गवर्नमेंट के स्कीम्स। बताता हूँ। तो एक समस्या के बारे में मैं अभी बता रहा था, जो कैसे आपको उत्पाद का सही कीमत मिल सकता है। तो अब आता हूँ मैं स्कीम के बारे में। जैसे मुख्य जो स्कीम है, एक फसल बीमा योजना है। हम लोग प्रकृति पर निर्भर करते रहते हैं, खेती करते हैं, तो कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है और फसल बर्बाद हो जाता है। लेकिन सरकार के द्वारा स्कीम चलाया जा रहा है फसल बीमा योजना, और सभी फसलों के लिए है। सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, ब्लॉक जाना है, फॉर्म लेना है, फॉर्म भरना है, या एक पोर्टल भी है, उस पोर्टल पर भी आप जा कर के फॉर्म भर सकते हैं। आपको प्रीमियम राशि देना पड़ेगा। खरीफ की जो फसलें हैं उसमें 1.5 से 2% प्रीमियम राशि है, और जो रबी की फसलें हैं 11 महीना का, उसमें 2.5% प्रीमियम राशि है। और उसके बाद आपकी फसल में कोई भी क्षति होती है, किसी भी तरह की बर्बादी होती है, तो आप क्लेम कर सकते हैं और आपको वो उसका मुआवजा मिलेगा। उसी तरह से आप लोगों को लाभ मिल भी रहा होगा, सम्मान निधि योजना जो चल रहा है, साल में 6,000 रुपया 3 किस्तों में दिया जाता है, 2-2 हज़ार करके, तो आप सभी को मिल भी रहा होगा। तो ये भी स्कीम है किसानों को, जिसको कहते हैं डायरेक्ट DBT, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है किसानों को, किसी माध्यम से नहीं, सीधे उनके खाते में जा रहा है। उसी तरह से अभी ज़रूरत है कुछ वैकल्पिक स्रोत का, एनर्जी के स्रोत का, सोलर एनर्जी का। तो अगर आप सिंचाई के लिए सोलर आधारित पंप सेट लगाते हैं तो आपको 2 HP का पंप सेट के लिए मात्र 5,000 रुपया देना पड़ेगा, 3 HP के लिए 7,500 रुपया, और 10 HP के लिए 5,000 रुपया। ये केंद्र सरकार की योजना है। इसके द्वारा आप ये पंप सेट ले सकते हैं अलग अलग HP का। ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहते तो 90% तक की सरकार की सब्सिडी है, यानी 1 लाख रुपया अगर खर्च हो रहा है तो मात्र आपको 10,000 रुपया देना होगा, 90,000 सरकार वहन करेगी। और इसी तरह से राज्य सरकार की भी अलग से योजनाएं हैं। फसल बीमा योजना राज्य सरकार की तरफ से भी चलती है, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत सारे योजनाएं हैं आपकी
सुविधा के अनुसार से इन योजनाओं को आप स्वामी जी मेरे एक मित्र हैं दुमका में, ट्रिपू लेकर के वो संस्था थी उनकी, तो उन्होंने करीब करीब 250 से ज़्यादा सीड्स पिछले हमको लगता है कि 30 साल से उन्होंने बचा के रखा है, वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। तो अपने यहाँ जो विज्ञान जिसको कहते हैं कि वैज्ञानिक हैं, वो इंडिजिनस जहाँ था वहाँ से वैज्ञानिक उसको लेकर के आए, अब वैज्ञानिक उसको फिर इंडिजिनस के पास पहुँचा रहा है। देशज ज्ञान जो है 22 वर्षा चलता रहता है, इसको लिपिबद्ध किया, लिपिबद्ध करके एक किताब तैयार की, एक यूनिवर्सिटी खोला, फिर यूनिवर्सिटी से वहाँ पहुँच रहे, यूनिवर्सिटी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए कि इसका प्रोडक्शन कैसे और बढ़ाया जा सकता है, इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। झारखंड जो पठारी इलाका है, पठारी इलाकों में देशज खेती की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। आपकी टीम जो जा रही है, पूरी टीम जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीम बनाई है, टीम जो जा रही है, उसमें देशज खेती, जैसे आपने बताया कि आपने तो किया है, RK मिशन ने तो किया है कई जगह इस तरह के एक्सपेरिमेंट, आप लोग क्या फीडबैक मिल रहा है किसानों से? अपने यहाँ मिलेट्स बहुत था, बाजार ने पहले मिलेट छीन लिया, अब प्रधानमंत्री उसको वापस कर रहे हैं कि मिलेट्स को वापस दो। जो मिलेट्स यहाँ पर 10 रुपये भी नहीं मिलेगा, वो मिलेट्स जो है ऑनलाइन मिल रहा है 100 रुपये 150 रुपये में, लोग खा रहे हैं, आटे में मिला के खा रहे हैं, बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो यहाँ से मंगाए थे ऑनलाइन इस साइट से और हम खा रहे हैं। मड़ुआ नहीं कहते हैं उसको मिलेट नाम भी बदल दिया, नाम बदल दिया है ना। आप थोड़ा बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए, तब हम आते हैं ऑडियंस के पास। प्राकृतिक खेती में देशज जो बीज है, प्राकृतिक हम लोग का पीछे 5-7 साल पहले नाबार्ड का सहयोग से जो हम लोग 10 वेराइटी लिया था धान में तुलसी मुकुल जो है वो देखो बहुत अच्छा परफॉर्म किए, वो अभी उसको हम लोग का PPV पर भी हो गया। बासमती का एक रूप है वो, लगभग बासमती ठीक नहीं है, ये झारखंड में यही एरिया में होता है, उसका मैं GI टैगिंग के लिए हम लोग चल रहे हैं, प्रोसेस बहुत तो आगे बढ़ गया। अभी हम लोग जब मुनगा का भी एक तो देखा, पेरिनियल मुनगा हम लोग आइडेंटिफाई किए। ऐसे हम लोग का ब्रिंजल भी जो पेरिनियल साल भर ब्रिंजल होता है, वो ब्रिंजल, चिली भी, मिर्चा भी ऐसे करके है। तो ये चीज़ का हम लोग भी कोशिश कर रहा है जो इसको फार्मर्स के फील्ड में पहुंचने के लिए। हम लोग यूनिवर्सिटी एडॉप्शन कितना है, फार्मर्स इसको कितना एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं कितना? देखिए बहुत चीज़ फार्मर्स लेवल ऑलरेडी है, आज जो फार्मर एडॉप्ट जो नहीं किया अभी तक वो तो टाइम लगेगा। ये नया वाला तो सास बताएंगे काली करेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता है, कि पहले हम लोग उसका हाइब्रिड बताया, हाइब्रिड सीड बताया, अभी उल्टा बताएंगे तो टाइम तो लगेगा। किंतु ऐसा भी है जो दोनों मिला के नहीं कर सकते हैं क्या, कि ठीक है तुम हाइब्रिड का प्रयोग करो और जहाँ पानी नहीं है वहाँ मिलेट का प्रयोग करो? 100% हम लोग बोलते भी है 10% आपका जो प्लॉट है, एक प्लॉट जो मैंने प्राकृतिक खेती एक दिन रातों रात नहीं होगा, आपका 10 प्लॉट है, एक प्लॉट में आप कीजिए, बाकी प्लॉट में जैसे ऐसे करते रहिए। और दूसरा प्लॉट धीरे धीरे मतलब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM, मतलब वहाँ पे फर्टिलाइजर देते रहे कम दीजिए, पेस्टिसाइड देते कम दीजिए, साथ ही साथ जो बोटानिकल पेस्टिसाइड दशोपर्णी जो है, पंचगव्य है, जो बीजामृत है, संजीवनी है, ये बना के आप खुद बना के खुद प्रयोग कीजिए। आप हम लोग तो कोशिश करें हर एक गाँव में एक तो रूरल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, जो खुद बनाएगा, बना के दूसरों बिकेगा भी। और 2 विलेज में वही हम जा रहे थे, जो यादव जी ने भी कहा, कर साहब ने भी कहा, मार्केटिंग एक बड़ी समस्या है। और मार्केटिंग सब्जी की भी है, मार्केटिंग फ्रूट्स की भी है, और मार्केटिंग जो जनरल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी भी है। उनको कम कीमत मिलता है। अब जैसे यहाँ उसना धान, गोड़ा धान आज लोग खोज रहे हैं कि मिल जाए, इसलिए कि वो लाल चावल बहुत मीठा होता है, माड़ भात भी खा सकते हैं, है ना। अभी जो चावल आ रहा है फीका चावल आ रहा है, जब तक उसमें कुछ मिलाइए नहीं इसमें कोई टेस्ट ही नहीं मिलेगा। तो वो कहाँ से आए? और जो उसके नाम पर बेच रहे हैं वो सही गोड़ा धान नहीं है। नतीजा ये हुआ कि गोड़ा धान बदनाम हो रहा है, कि कह तो रहे हैं कि ठीक है हमने लाया है नेचुरल और इंडिजिनस वाला, और दे रहे हैं तो उसका टेस्ट नहीं है। तो इस पर मार्केटिंग ओरिजिनल चीज़ों की हो, ओरिजिनल चीज़ मिले, इस पर भी अगर एक्सपेरिमेंट, तो हमको लगता है फूड प्रोसेस प्लांट मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है पूरे इलाके में, इसलिए कि जंगल का इलाका है पूरा का पूरा इलाका, एक से एक वेराइटीज़ के फ्रूट्स होते हैं, जिसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, जो ट्रकों में भर कर जाता है दूसरी को प्रोसेस होने के लिए। हम टमाटर की प्रोसेसिंग तो कर ही सकते हैं, नहीं पिकल्स तो बना ही सकते हैं, अमोट तो बना ही सकते हैं, पल्प तो निकाल ही सकते हैं, टोमेटो का पल्प निकाल सकते हैं, मैंगो का भी पल्प निकाल सकते हैं। छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, इंटरप्रेन्योर जो आप कह रहे हैं, छोटे छोटे गांव के लेवल पर। अब बड़े शहर के वहाँ से रांची ढोकर के लाओ, रांची करो तो फिर वो पता चल जाएगा नहीं ऐसा नहीं होता। और ये प्रयोग हुआ दूध के मामले में, आप देख लीजिए कोऑपरेटिव का जो सिस्टम है, बिना कोऑपरेटिव खेती नहीं हो सकती है, होगी तो उसका ये नहीं मिलेगा, दाम नहीं मिलेगा। नहीं, हम लोग इसके लिए पीछे में 13 गाँव हम लोग ऑर्गेनिक फिर में ऑर्गेनिक रूट, जैसे मिल्क में मिल्क रूट है,
हम लोग वो रूट में काम करते 13 गाँव ऑलरेडी हो गया। हम लोग सिंगापुर से कॉन्ट्रैक्ट किए तो लोग आए थे 4-5 बार, किंतु क्या होता है फार्मर स्टेबल सप्लाई नहीं, आज देता है तो काल नहीं दे पाता है, वैरायटी नहीं दे पाता है। तो ये तो कोलकाता से भी ऑर्गेनिक हम लोग का किया तो वो लोग भी आए थे। दुबई वाले कन्वर्जन बता रहे थे, कन्वर्जन की जरूरत है, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट हों वो मिले, कैसे मार्केटिंग हो सकती है, जो वैज्ञानिक हैं वो कैसे एक नंबर का सचमुच में ये इंडिजिनस है कि नहीं है, नेचुरल खेती का है कि नहीं है, टेस्ट उसमें है कि नहीं, और तब वहाँ से जाए बाजार में, तो हमको लगता है कीमत मिल जाएगी उसको। वही बाजार में यही वाला मतलब ये वाले थोड़ा अभी धीरे धीरे अपने अवेयरनेस आ रहा है, ये बहुत जल्दी तो इस धीरे थोड़ा समय का थोड़ा इन लोगों से ऑडियंस से बात इंतजार करना है, ऑडियंस से बात करते हैं ये क्या बताते हैं। लीजिए हाथ उठाइए। पूछिए। ये जो योजना है हम लोग हमारे पंचायत अपना नाम बताइए, कहाँ से आए ये बताइए। सॉरी, मेरा नाम राम प्रसाद कुशवाहा है, मैं हजारीबाग से अमनारी गांव से सदर ब्लॉक से आया हूँ। ये योजना प्रधानमंत्री जो घर घर पंचायत तक पहुँचे, बहुत हम लोग का हार्दिक स्वागत है कि हमारे घर तक, किसानों के घर तक, किसानों के खेत तक पहुँचे, और बहुत अच्छी लगी। ताकि बहुत किसान ऐसे हैं जो योजनाओं के, आप लोग जो बात कर रहे हैं, योजनाओं की जानकारी नहीं मिलती है, समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। और अभी दो समस्या है कि सबसे पहला समस्या है कि दुकानदार लोग, जितना दुकानदार है क्या उसके पास जाते हैं भरोसा करके, लेकिन सही बीज नहीं प्राप्त होता है, सही खाद नहीं प्राप्त होता, सही कीटनाशी प्राप्त नहीं हो सकता है। वो अपना बिजनेस देखने के लिए क्या होता है कि दवा कीटनाशी का ज़्यादा प्रयोग बताते हैं। दूसरी समस्या है सबसे बड़ी बाज़ार तो है कि हम किसानों, पहला समस्या किसान लोग ज़्यादा उपजाना। जैसे मान लीजिए हजारीबाग में टमाटर बहुत उगा दिए, क्या हुआ 5 रुपये किलो बिका। ज़्यादा धनिया उगा दिए 5 रुपये किलो हुआ, और भी फसल अगर उगा दिए ज़्यादातर हम लोग समस्या का समाधान हम लोग को करना हो। किसान लोग क्या होता है कि राम अगर लगा दिया 5 पैकेट अगर टमाटर, तो शाम क्या कर दिया वो भी 10 पैकेट लगाएगा। इस समस्या का समाधान के लिए केवीके को संपर्क करना पड़ेगा कि कौन सा गांव में ये समस्या क्यों आ रही है। नेक्स्ट बताइए, हाथ उठाइए, माइक पढ़ाइए। मेरा नाम मोतीराम बेदिया हुआ सर, हम ओरमांझी से हैं। आज जो सारे किसान लोग का रुचि जो बढ़ रहा है हाइब्रिड पे ही, जबकि लोकल जितने पहले जो भी धान वगैरह उगाते थे, जो भी घर का बीज होता था, उस पे दिनों दिन छूटता जा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है सर? नेक्स्ट, और कोई? कृषि संकल्प अभियान के तहत बीच बहस में हम लोग आज उपस्थित हैं। मैं चतरा जिला से, मेरा नाम बसंती पन्ना, किसान के साथ साथ मैं मुखिया भी हूँ, और केवीके पशुपालन के साथ सभी के साथ मेरा संपर्क हमेशा रहता है। और मैं समेकित कृषि प्रणाली की का काम करती हूँ, क्योंकि उसमें सारे जैविक खेती करने का भी मेरा प्रयास है और लोगों तक पहुंचाने का भी मेरा प्रयास है। तो आज हमारे गांव में टीम पहुंची थी, और हमारे पंचायत में 3 गांवों का दौरा हुआ। उसमें काफ़ी महिलाओं की संख्या उपस्थित हुई थी। उसमें महिलाओं ने कहा कि हमारे पंचायत में पानी की तो कमी है ही, लेकिन महिलाओं के लिए जो कृषि यंत्र जो हो रहे हैं वो महिलाएं उपयोग नहीं कर पा रही हैं। पुरुषों के भरोसे उनको खेत की तैयारी में लगना पड़ रहा है। इसलिए उन लोग का कहना था कि हम लोगों को समस्या यही है कि कृषि यंत्र महिलाओं को संचालन के योग्य बने, ताकि हम लोग कर पाएँ स्वयं। और दूसरा है कि जैसे पानी का संरक्षण के लिए, वर्षा जल को रोकने के लिए चेक डैम और बड़े बड़े तालाब की ज़रूरत है। ऐसा होने से पानी का लेयर बढ़ेगा और किसानों के लिए जो उत्पादन के लिए जो सिंचाई की ज़रूरत है वो पूरा हो पाएगा।
तो हम लोग के यहाँ यही समस्या है सर। और Next. टमाटर की खेती जो होती है वो काफ़ी जब दाम गिर जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है और किसानों को घाटे का सौदा सहना पड़ता है, तो मार्केट में थोड़ा सा दिक्कत पड़ता और है। कोई? चलिए माइक ले लीजिए। हाँ, जो हम लोग बात कर रहे थे, बात वही आके अटक गई है, और वो है कोऑपरेटिव जो है ना, और ह्यूज प्रोडक्शन समस्या नहीं है, समस्या बन गया है। उसका समाधान बहुत आसान है। जो कर साहब ने बताया, जादू जी ने बताया, आपने बताया, फूड प्रोसेसिंग प्लांट अगर लग जाए और कोऑपरेटिव बन करके उसका वो किया जाए। पहले सवालों के जवाब आप दे लें तो फिर बात करेंगे हम लोग। मुख्य रूप से जो प्रॉब्लम्स की बात हो रही थी वो पहले समेकित कृषि प्रणाली की बात की चतरा से बसंती मैडम, वो एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है। इंटरक्रॉपिंग की हम बात करते हैं कई जगह, लाख के साथ दूसरे क्रॉप की बात करते हैं। दूसरा हम ये बात करते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, जिसकी आप बात करते हैं कि खाली टमाटर ना हो। जैसे आप कुशवाहा जी बता रहे थे कि कोई टमाटर अगर राम ने उगाए तो श्याम भी टमाटर उगाने लगता है। टमाटर अगर उगाएं तो उतना उगाएं जितना मार्केट में जाए, और उसकी, इसको मार्केट इंटेलिजेंस हम बोलते हैं, जो आपको केवीके प्रोवाइड कर सकती है। पहली बात। दूसरी बात, जब आप टमाटर लगाते हैं कोई भी वैरायटी मत लगाइए। किसी ने हाइब्रिड दिया, जैसे आपने कहा कि दुकानदार के पास गया, वो अपने फायदे के हिसाब से दे दिया। देखिए, प्रोसेसिंग हम हर वैरायटी का कर नहीं सकते, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको बेच नहीं सकते आप। हम हर बार ये कह देते हैं कि ज़्यादा हो गया उसको प्रोसेसिंग कर देंगे, लेकिन प्रोसेसिंग करने के बाद भी तो बेचना पड़ेगा। प्रोसेसिंग के लिए आप पैसा लगाएंगे, वो पैसा आपको वापस मिलना पड़ेगा। तो अगर प्रोसेसिंग करना है, मार्केटिंग करना है, वैरायटी उसी हिसाब से लगानी पड़ेगी। जैसे मैं कह रहा था, आम के बारे में बात कर रहा था, लोग कोई भी आम वैरायटी मिलता है, लंगड़ा मिलता है, लगा लिए। अब लंगड़ा प्रोसेसिंग नहीं होता है, लंगड़ा की मार्केटिंग लिमिटेड है, आप उसको कैसे बेचने जाएंगे। लेकिन अगर आप आम्रपली लगाएंगे, आपके मल्लिका लगाएंगे, जो उसकी मांग जो है देश में और विदेश में दोनों जगह है, आप उसकी कोई भी कटाई उपरांत कोई भी मैनेजमेंट करेंगे, कोई भी प्रोसेसिंग करेंगे, वो तुरंत बिकेगा। या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पल्पिंग करनी है आपको, तो टोटापुरी उगाना पड़ेगा। आप ये कहेंगे कि मैं आम्रपली उगाऊं और उसकी पल्पिंग करके बेच दूंगा, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि टोटापुरी सस्ता होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो उसी तरह हमें खेती शुरू करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम खेती किसके लिए कर रहे हैं। या हम लोकल मार्केट में बेचेंगे, रोड के किनारे लेके खड़े होंगे और बेच देंगे, या उसको प्रोसेसिंग करना है, या उसको अच्छे शहरों में किसी में भेजना है, या विदेश में भेजना है। हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट हुआ, पिठौरिया किसानों ने किया, बेड़ो किसानों ने किया, जो कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक भेजते हैं जी। ये मैं बता रहा हूँ 90s की बात, कि उन लोगों को एयर कंडीशन ट्रक मिला था जिसमें कोई सब्जी लेकर के वहाँ जाकर के बेचते थे, और सबसे ज़्यादा डिमांड झारखंड की सब्जियों का हुआ करता था। बिल्कुल। आप आलू की, हम कल परसों कहीं डिस्कशन कर रहे थे आलू की खेती के बारे में, कि आलू हमने कर दिया, बिकता नहीं। हर आलू प्रोसेसेबल वैरायटी नहीं है। आलू अनुसंधान संस्थान है, 8 से 9 प्रोसेसेबल वैरायटीज़ है, आप उसको उगाइए। उसको उगाने से क्या है कि बड़े बड़े कंपनीज वही वैरायटी ढूंढते हैं। आप अपने कुछ भी उगाएंगे तो उसको लोकल मार्केट में आपको बेचना पड़ेगा, क्योंकि उनको साइज चाहिए। देखिए, आप एक बार सोचिए, किसी को चिप्स बनाना है, वो बड़ा आलू चाहते हैं, लंबा आलू चाहते हैं, कहीं अगर फिंगर्स बनाते हैं लंबा आलू चाहते हैं। सबकी डिमांड अलग अलग है। जो प्रोसेस करता है, जो मार्केट में ले जाता है, उसकी भी एक डिमांड है। अगर उसकी डिमांड हम मीट कर पाएंगे तो हम फायदे में रहेंगे। पहले हम क्या करते हैं, हमारे कृषि मंत्री जी का ये कहना है कि डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर हमारा नहीं है। हम कुछ उगा लेते हैं, फिर सोचते हैं उसको कैसे किसी को खिला दे, किसी को बेच दे। अगर हम ये सोचें कि मार्केट क्या चाहती है और वो उगाएं, तो हम फायदे में रहेंगे। आपको स्वीट कॉर्न, बहुत सारे ब्लॉक्स में झारखंड में स्वीट कॉर्न उगता है, थोड़ा भी अगर पानी है लोग कॉर्न उगाते हैं या स्वीट कॉर्न उगाते हैं। हर स्वीट कॉर्न वैरायटी प्रोसेसेबल नहीं है। कुछ वैरायटीज़ है जिसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है, जिसकी आप कैनिंग कर सकते हैं, जिसको आप बेच सकते हैं। बेंगलोर या कलकत्ता में एक स्वीट कॉर्न 100 रुपये का बिकता है। आपके बाग में या कहीं लोकली आप मुश्किल से 5 रुपये में, 2 रुपये में, 3 रुपये में बेच लेते हैं। तो इसके उदाहरण है। हमारे एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कमिटी में, जो हमारा मैनेजमेंट कमिटी में उसमें मेंबर हैं, उनको भारत ये भी मिल चुका है, क्या कहते हैं, पद्मश्री भी मिल चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ स्वीट कॉर्न करते हैं, स्वीट कॉर्न उगाते हैं। पूरे गांव, उनका 8-10 गांव स्वीट कॉर्न उगाता है। वो उसको प्रोसेसिंग करते हैं, कैनिंग करते हैं और बेचते हैं। हरियाणा में उनका है। तो इसी तरह का हमें एक सोच शुरू करना पड़ेगा जब खेती शुरू करते हैं।
बीच में करने से दिक्कतें आती है। जिस तरह दूसरी एक फार्म मशीनरी की बात आप कर रहे थे, मैं बता दूं क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का हूं इसलिए मैं सोचा फार्म मशीनरी का कर दूं। जो वुमेन रिलेटेड फार्म मशीनरी बहुत सारी है। ये जो फार्म बैंक या मशीनरी बैंक में एक जनरली खरीद लेते हैं, आप केवीके से टाई अप करिए। जो जैसे आप ग्राम पंचायत मुखिया हैं, आप पंचायत में या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कह के स्पेसिफिक मशीनरी खरीद सकते हैं जो वुमेन के लिए आसानी से चला सकते हैं, कम मेहनत जरूरत पड़े चलाने के लिए, ऑलरेडी उपलब्ध है। अगर कोई ज़रूरत है तो आप फीडबैक दीजिए। उसका एक ऑल इंडिया नेटवर्क है जिसमें हम लोग वही मशीनरी बनाते हैं। एक संस्थान है जो वुमेन इन एग्रीकल्चर पे है। नहीं, हमारे यहाँ तो कोल इंडिया में कोल जो कंपनियां हैं वहाँ देखिएगा तो हेवी मशीन जो है महिलाएं चला रही हैं। सिर्फ ट्रेन करने की ज़रूरत है और प्रोडक्शन दे रही हैं पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा, कोई तुलना ही नहीं है। वो जो इलिटरेट हैं, कम्प्लीटली ठप्पा छाप, और जिनको सिखाया गया कि आप सिग्नेचर करिए, वो हेवी मशीन चला रही हैं, कोयला काट रही हैं नीचे ग्राउंड के ऊपर अंडरग्राउंड में जा कर के। तो ट्रेन करने की ज़रूरत है कि ट्रेन किया जाए, उसको उस लायक बनाया जाए। और अपने यहाँ तो महिलाएं किसी भी फील्ड में जवाब नहीं है उनका। थोड़ा सा इनपुट की जरूरत है। ज़्यादा जी बताइए। कंजर्वेशन भी है और हाइब्रिड वर्सेस बताएं आप। बेदिया सवाल जी आए हैं उन सवालों का हाइब्रिड के बारे में था, जो हाइब्रिड क्यों लोकप्रिय हो रहा है। हमारा जो पहले का वैरायटी था या ओपन पोलिनेटेड वैरायटी है, उसको लोग उतना क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। हाइब्रिड में निसंदेह ज़्यादा उत्पादकता होती है और इसी वजह से लोग उसको अपना रहे हैं। ज़्यादा उत्पादकता होती है, इसके कारण क्या होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होती है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ ये कहीं मतलब बिल्कुल सत्य नहीं है। अभी खरीफ का समय है, धान का आप लोग लगाएंगे। धान के ही बारे में मेरा जो अनुभव है, हाइब्रिड लोग लगाते थे, लेकिन जब बीच में मानसून में रुकावट आ जाती थी, ब्रेक इन मानसून कहते हैं, तो हाइब्रिड की उत्पादन बहुत कम जा रही थी। उसका अल्टरनेटिव हम लोगों ने दिया किसानों को, सूखा रोधी किस्में। अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, कभी बाढ़ आ जा रही है। जहाँ बाढ़ग्रस्त इलाका है, देर से मानसून का आना, बाढ़ आ जा रही है, राजस्थान डूबा हुआ है हाँ, तो इसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। दुबई में बाढ़ आ जाती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे नए नए किस्मों को विकसित किया है। जैसे धान में ही हमारे ही RCR के वैज्ञानिक ने स्वर्ण सीरीज करके लगभग 10 वैरायटी विकसित किए हैं किस्में, जिसमें एक स्वर्ण श्रेय है। 120 दिन में तैयार हो जाता है और सूखा रोधी है। अगर बीच में मानसून में रुकावट भी आ जाती है तो वो अच्छा उत्पादन देता है और हाइब्रिड के बराबर उपज है। तो किसानों ने जब इसको देखा, प्रदर्शन में हमने लगाया, तो फिर उन्होंने हाइब्रिड को छोड़ करके इसको अपना लिए। इसी तरह से एक दूसरा वैरायटी के बारे में बता रहा हूँ, स्वर्ण समृद्धि धान। इसमें क्षमता है, ये अगर जलमग्न हो गया खेत किसी कारणवश, उसको भी सह लेता है, और अगर सूखा पड़ गया उसको भी सह लेता है। यानी दोनों इसमें सहने की क्षमता है। तो अगर वैसा कोई खेत है या उस तरह की परिस्थिति है तो इसको अपना सकते हैं। इसी तरह से अगर जैसे सिंचित वाला क्षेत्र है या दोन वाला, जिसको अच्छा नीचे वाला ज़मीन कहते हैं, वहाँ स्वर्ण पूर्वी धान 2-3 बहुत अच्छा करता है। तो ये किस्में के साथ दूसरा क्या खासियत है ना, ये हाइब्रिड नहीं है, इसका बीज आप रख सकते हैं। जो उत्पादन होगा उसमें से आप बीज रख सकते हैं, फिर दूसरे साल लगा सकते हैं। हाइब्रिड में प्रत्येक साल आपको बीज खरीदना होगा। हाँ, ये सस्ता भी पड़ता है, उत्पादन भी उतना है और स्वादिष्ट भी है। नहीं, आप बचपन याद करिएगा तो आपके घर में पहले बीज रख दिया जाता था, उसके बाद खाने का निकाला जाता था। हाँ, पहला काम यही होता था कि बीज को सुरक्षित रखो, उसमें से निकाल करके। हाँ, पेट काट के भी जीना है तो जिएंगे, लेकिन बीज रखेंगे। हाँ, नहीं, हाँ। तो हम तो किसान, डिपेंडेंसी नहीं थी तब, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं थे, अपने सेल्फ वो था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि यादव जी बता रहे हैं, तो उसका एक रास्ता तो ये हो सकता है कि आप बीज तो खरीदना नहीं पड़ेगा, बीज में किट भी कम लगेगा। सर ऐसा है कि हम केवीके से ही लिए थे बीज, सहभागी का सर। हाँ, और वो आज तक 10 साल से मेरा गांव में सारे लोग लगा रहे हैं, और उसका जो खाने में टेस्ट है और दूसरे हाइब्रिड धान को छोड़िए, सौवा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और उसका उत्पादन जो हुआ था, नेहा मैम जो क्रॉप कटिंग कराए थे, 10 मीटर में हमको लगता है 24 kg आया था सर, 10 बाय 10 में।
तो इसीलिए किसान लोग बहुत सारे कुछ जानते हुए भी हाइब्रिड की ओर जाते हैं, उसमें देखते हैं कि उत्पादन की ओर बढ़े, केवल उसमें पैसा ही नहीं, खाने में भी तो टेस्ट उसको भूल जा रहा है। इसीलिए हम नहीं खाने में किसान भी लोग टेस्ट खुद का खाने के लिए हाइब्रिड नहीं रखता हाँ, है, नहीं रखता। हाइब्रिड बिकने के लिए और खाने के लिए अलग नहीं, एक दाम। और भी बात आती है, जब हम लाकाडोंग हल्दी की आज बात करते हैं, क्यों वो, क्योंकि किसी ने कहा कि इसका जो कर्क्यूमिन कंटेंट है जो हल्दी में होता है वो सबसे ज़्यादा है नहीं है, आज अमेज़न में बिकता है मोर देन 8%, नहीं है, ज़्यादा जरूर है, नॉर्मल हल्दी से ज़्यादा है, 12% करके उसको मार्केटिंग किया गया। उसी तरह का अगर कई सारे ऐसे धान की वैरायटी है, छत्तीसगढ़ में है, ये में है, जो बहुत पुराने किया जाता है, किसी को कृष्ण भोग नाम से जाना जाता है, किसी को किसी और नाम जाना जाता है, सेंटेड है लेकिन छोटा है, उसको हमें मार्केटिंग करना पड़ेगा कि ये भी बासमती का ही जैसे खुशबू दे सकता है या इसका ये, उसकी मार्केटिंग जो यूएसपी बोलते हैं उसकी मार्केटिंग करेंगे, कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा लेकिन बिकेगा ज़्यादा पैसा। बिशुनपुर में एक बड़ा इलाका है जो ये काम करता है, काला नमक वो भी हम लगाए थे, उसका तो सुगंध इतना था कि अगल बगल चारों ओर पता चल जाता। पर उत्पादन कम। बनारस से एक आदमी जो काला नमक बोलते हैं, बुद्धस कुछ करके नाम है उसका, वो करके बेचते हैं, 1800 रुपये किलो में एक्सपोर्ट करता है। सोच सकते हैं, हम तो 600 रुपये खरीदे। वही करो, 1800 रुपये किलो खाने के लिए चावल, अच्छा सा एक पैकेट बनाया है, एपिडा उसको सपोर्ट किया है, मैं किसी टाइम अगर होगा तो यहाँ ले आऊँगा, आप लोगों को देंगे, इतना बढ़िया सा पैकिंग है, और उसको बुद्धा कुछ करके नाम दे रखा है, ब्लैक कलर का आजकल तो जो दिखता है वही बिकता है, 1800 रुपये का है। तो मेरा कहने का मतलब है कुछ हद तक, हालांकि स्टेट करती भी है, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ या आप लोग अगर समूह में आए तो मार्केटिंग का भी स्ट्रेटेजी लिया जा सकता है। आईसीआर आपको अमेजोन पे भी या दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी ले जाने का हेल्प कर सकता है, जैसे हमारे केवीके अभी भी खूंटी का केवीके है वो करता है, हमारा आईसीआर का एक एमओयू है अमेजोन के साथ, तो आईसीआर के थ्रू जितने प्रोडक्ट जाता है हम अमेजोन में भी बेच सकते हैं। ठीक है, उनके कुछ नियम है, 10% वो लेते हैं, 15% लेते हैं, जो भी नियम है, लेकिन आपको एक बड़ा मार्केट मिल जाता है। आज भी अगर मेरे घर में या किसी घर में पुराने अगर खीर बनना है तो वो कहते हैं नहीं बड़ा बासमती नहीं चलेगा, छोटा वाला चावल चाहिए जो लोकल चावल होता है, क्योंकि उसमें खुशबू है, खीर अच्छी बनती है। तो हमको उसी को लेके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी उसी तरह डेवलप करनी पड़ेगी। आप प्रोडक्शन करिए, कम से कम प्रोडक्शन होगा क्योंकि आप ही के यहाँ होगा, दूसरी जगह होगा नहीं, उसका जीआई टैग भी मिल सकता है और आपको पैसे भी मिल सकते हैं। ज़्यादा जी कंप्लीट करिए आप। हाँ, तो ये तो मैं बताया जो ये नहीं मानना है हम लोगों को जो हाइब्रिड ही लगाना है, हमारे पास अल्टरनेटिव है, और अगर हाइब्रिड के बराबर ही उपज मिल रहा है उसको हम अपना बीज भी रख सकते हैं, तो क्यों ना हम उसका अपनावें। दूसरी चीज़, बहुत सारे किसान भाइयों बहनों के साथ समस्या आती है, टमाटर का उत्पादन करते हैं, ज़्यादा उत्पादन होता है, बाज़ार में कीमत कम जाती है और उनको रोड पर भी फेंकना पड़ता है। देखिए, ऐसा नहीं करना है। टमाटर के लिए आप अगर कुछ भी, जैसे केचप बनाना भी नहीं आता, आप कुछ नहीं, टमाटर को 4 भाग में काट लीजिए, उसको धूप में सुखाइए और जो सूखा हुआ है उसको पाउडर बना करके रखिए। आप जैसे टमाटर का इस्तेमाल करते हैं सब्जी बनाने में, उसका इस्तेमाल कीजिएगा, आप वही चीज़ पाइएगा। तो फेंकना कोई अच्छी बात नहीं है। और छोटा सा ट्रेनिंग लेकर के, बस 1 घंटा 2 घंटा का ट्रेनिंग लेकर के टमाटर का केचप आप अपने घर पर बना सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और अगर कोई प्रोसेसिंग प्लांट लग गया तब तो बहुत ही अच्छा है। और मैं बताना चाहता हूँ, जो जितने भी हम लोग उत्पादन करते हैं, चाहे अनाज वाली फसल है या फल है या सब्जियां हैं, सबके बहुत सारे उपयोग हैं। एक उदाहरण मैं देता हूँ मक्का का, आप लोगों को सुन करके ताजुब होगा, जो मकई का 3000 से ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होता है, 3000 से ज़्यादा चीज़ों में। अब वही मकई का दाना हम बेचेंगे तो बहुत कम कीमत में बिकेगा, वही अगर केलॉग्स खरीदने जाइए कॉर्नफ्लेक्स तो कितना कीमत हो जाता है, 1 किलो का दाम 300-400 रुपये रहता है। तो कितना यही है मूल्य संवर्धन। हम सभी जगह पर आजकल आईसीआर, कृषि विज्ञान केंद्र मूल्य संवर्धन के लिए भी ट्रेनिंग दे रही है। तो ये ट्रेनिंग ले करके, सीख करके, और हम लोग अपने स्तर पर भी कम लागत में भी बहुत ऐसे चीज़ें हैं, जैसे अभी कर साहब उदाहरण दे रहे थे पद्म श्री किसान कंवल सिंह चौहान की, और उनका गांव है अटेरना, हरियाणा के सोनीपत जिला के अटेरना। और उन्होंने क्या किया था, मैं उनके साथ काम किया हूँ, वो
बेबी कॉर्न की शुरुआत किए थे। बहुत दिक्कतें हुई थी उनको शुरू में, और ऐसा हुआ जो शुरू में तो उनको लोग सब कहने लगे जी क्या करने लगे, पड़ोसी सब पागल हैं, ये हैं, सब कुछ को सहते हुए वो आगे बढ़े, और अब ऐसा हो गया उसकी कीमत और उसकी मुनाफा देख करके पूरा एरिया बेबी कॉर्न लगा रहे हैं। उसके बगल में एक गांव है, तो वो खरीद भी लेते हैं, पूरा का पूरा खरीद लेते हैं, पूरा उनके एक्सपोर्ट यहाँ हो एक जाता है वो। प्रोसेसिंग प्लांट है बेबी कॉर्न, पहले छोटा वाला प्रोसेसिंग प्लांट लगाए, अब तो बहुत बड़ा बड़ा अब बहुत बड़ा लगा लिए। वो ये कहते थे किसान को, जो आज़ादपुर मंडी बगल में है, अगर मंडी में नहीं बिकता है आपको तो हमारे प्रोसेसिंग प्लांट में दे दीजिए। तो मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं रही लोगों को, लोग पूरे जो आसपास के थे सब लोगों ने अपनाया, और पूरा गांव बेबी कॉर्न की खेती करता है। एक चीज़ जो हम लोग मिस कर गए पूरे के पूरे चर्चा में, कि अपने यहाँ एग्रीकल्चर का जो ये है, एग्रीकल्चर कृषि पशुपालन ये दोनों साथ जुड़ा हुआ है, बिना उसके कभी भी फायदे की खेती हो ही नहीं सकती है। एग्रीकल्चर का वेस्ट आदमी खाता है, एग्रीकल्चर का वेस्ट पशु खाता है, पशु का वेस्ट खेत खाता है, नहीं, यही साइकिल बना हुआ है अपने यहाँ। अब वो साइकिल टूटा ट्रैक्टर आने के बाद में, बैल कम हो गए, छोटी गाय आई तो छोटी गाय कितना गोबर देंगी, लेकिन उसका भी जो वेस्ट है, टमाटर भी सड़क पर फेंक देने के बजाय अगर खेत में डाल दें तो खाद तो बन ही जाएगा कम से कम अगले साल न्यूट्रिशन तो देगा अपने फसलों को ना। तो ये थोड़ा सा हम लोग इस पर भी चर्चा कर लें, पशुपालन पर भी, कि आपके यहाँ जो टीम जाती है वो टीम पशुपालन के बारे में बात करती है क्या, वहाँ भी समस्या आती है क्या पशुपालन के बारे में? स्वामी जी से थोड़ा बात कर लेते हैं। स्वामी जी तो सब कंपोनेंट मिला कर करते हैं रामकृष्ण मिशन में। हम लोग तो एनिमल साइंटिस्ट भी है, तो वो तो गांव में जाते हैं। प्रैक्टिस कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, तो तीनों चीज़ इंटीग्रेटेड है। जैसे मार्केटिंग और कृषि के साथ पशुपालन तो है ही, और हम स्पेशली प्राकृतिक खेती में मैंने स्पेशली गौ माता गोधन नहीं रहेगा तो प्राकृतिक खेती करना बहुत मुश्किल है। हम लोग बोलते हुए एक गाय अगर रहेगा तो कम से कम 30 एकड़ बोलता है, और 30 एकड़ शायद ही नहीं संभव है, कम से कम 1 एकड़ जमीन तो होते हो ही सकता है। बिल्कुल। तो ये वाला धीरे धीरे अभी हम लोग का, जैसे हम लोग का ही पहले जार्सी था अपना कृषि विज्ञान केंद्र में, अभी हम लोग धीरे धीरे इसमें साहिवाल में जा रहा है। दूध थोड़ा कम होता है क्योंकि उसका जो गोबर में न्यूट्रिएंट भी अच्छा है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन अच्छा है, तो इसके लिए हम लोग अभी उससे ही सब चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृषि पशुपालन, आप जब टीम के साथ जाते हैं गांव में, तो गांव में इस तरह की समस्या पशुपालन के बारे में बात करते हैं? ये तो पशुपालन मैंने हम लोग को जो गाँव में ट्रेनिंग भी होता है, सबसे ज़्यादा डिमांड है तो पशुपालन का। एवं झारखंड में प्रैक्टिकली देखिए जो बकरी पालन, स्पेशली जंगल जहाँ पे है, बकरी घास खा के बकरी आपको 800 या 1000 रुपये किलो मीट देता है। इससे बड़ा फैक्ट्री क्या है? मधुमक्खी फूल का रस पी के 800-1000 रुपये किलो मधु देते हैं, तो इसमें बड़ा फैक्ट्री वो भी 15 दिन 20 दिन 1 महीना में हो जाता है। लाह में पौधे का रस पी के लाह प्रोडक्शन हो रहा है, वह भी प्राय लाह तो 1000-1200 रुपये किलो अभी लाह है। तो इसके लिए एक तो लाह का प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से प्रोसेसिंग करेंगे, तो हम लोग का सिली में तो प्रोसेसिंग यूनिट भी बनाए, तो वह के माध्यम से प्रोसेस कर देंगे तो और 10% 20% रेट और ज़्यादा मिल जा रहा है। ये जो प्राकृतिक संपद को झारखंड, स्पेशली झारखंड में प्राकृतिक संपद इतना अच्छा है, प्रकृति से संतुलित उपयोग करेंगे तभी हम लोग का भारत देश का, हम लोग का 2027 तक भारत विकसित भारत बनेगा। तो स्वामी विवेकानंद जी का सपना था भारत फिर विश्वगुरु बनेगा, तो हम लोग देख रहे तरफ जब तक तो कृषि एवं कृषक उन्नत नहीं होगा, क्योंकि भारतवर्ष कृषि आधारित देश है और 60% मान लिया अभी तक गाँव में है, तो जब तक ग्रामीण विकास नहीं होगा तो देश विकास नहीं हो सकता है। देश विकसित भारत तभी होगा तो विकसित गांव एवं विकसित कृषि एवं कृषक होगा। इसलिए इसका बहुत बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है। जो हम लोग जो गोल है 2027 तक विकसित 2047 तक भारत को डेवलप नेशन में उन्नत करना है, जो हम लोग आज़ादी का 100 साल मनाएंगे, तो इसके मन में इसका बहुत बड़ा भूमिका है। केवल एक तो प्रोजेक्ट हिसाब से मिशन इसमें नहीं देख के हम लोग गोल जो है, अल्टीमेट गोल है विश्व गुरु भारत बनाना है। दो चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा थ्रस्ट देने की, एक तो साइंटिस्ट केवीके जो है उससे मैसेज जितना कॉन्वे होना चाहिए, स्टाफ की कमी कारण कॉन्वे नहीं हो रहा, कई साथियों ने कहा यहाँ पर, तो वो कैसे होगा। दूसरे की जो सरप्लस है उस सरप्लस का क्या करें। सरप्लस अगर प्रोडक्शन हो गया है हमारे पास, कुछ भी सरप्लस है, तो सरप्लस जो बहुत दिन तक टिक सकता है, धान, गेहूँ,
वो तो हम बेच के निपट, लेकिन टमाटर तो बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है, मिर्चा तो बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है। एक उपाय आप ही ने बताया कि भाई उसका पाउडर बना के रख लीजिए। तो ये अगर हो हमारे, और मार्केटिंग की व्यवस्था, इसका एक चेन बन सके, कम्युनिकेशन, मैंने जो साइंटिस्ट आपके केवीके में है वो केवीके सीधे जितना गांव जा सकते हैं, एक का बढ़िया उत्पादन होगा तो दूसरा देख करके उसको अपना उत्पादन बेहतर करेगा। जैसे अभी बता रहे कि हम एक जगह से सीड लेकर के आए, बेदिया जी ने बताया ना, एक जगह से हम सीड लेकर के आए, 10 लोगों को बांटा हमने, वो 10-100 लोगों को बांटेंगे नहीं, लेकिन वही सब लोग वही उगाने लगेंगे तो फिर उसका रेट घट जाएगा, मार्केटिंग कम हो जाएगी। तो इसको कैसे नेटवर्किंग किया जाता है इस पूरे योजना के संदर्भ में? कुछ देर पहले कर साहब बताए, जो किसान भाइयों बहनों को हमेशा ध्यान रखना है मार्केट का। हम जो भी उत्पादन करते हैं, मार्केट में क्या डिमांड है, पहले उस चीज़ को जानें और उसके बाद हम निर्णय लें जो हमको क्या चीज़ लगाना है। नहीं, हम रख सकते हैं क्या, कुछ चीज़ें रख सकते हैं, जैसे अमोट हम रख सकते हैं। अमोट के लिए किसी खास आम के होने की जरूरत नहीं है, पल्प के लिए जरूरी हो सकता है। टमाटर सुखा के रखने के लिए किसी खास टमाटर की जरूरत नहीं है, किसी टमाटर को सुखा के रख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो गांव में आसानी से हो सकती है, जिसके लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े और हमको किसी यंत्र की बहुत जरूरत नहीं पड़े, वो हम रख लें। पाउडर बेचें, पाउडर इस्तेमाल करें घर में। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसी को उपयोग में लाते हुए हम संरक्षित कर सकते हैं अपने उत्पाद को। जैसे एक उदाहरण दिया टमाटर का, जो टमाटर को फेंकने के बजाय हम उसको सुखा करके और रख सकते हैं। बहुत सारे, यहाँ तक कि पत्ता वाले जो सब्जियां, हरी सब्जियां, उसको भी सुखा करके और करते भी हैं हमारे जो ग्रामीण महिलाएं। नहीं, आप याद करिए बचपन में आपकी माँ भी सुखौता रखती होगी। हाँ। इसलिए बरसात में उस समय सब्जी नहीं होती थी। हाँ। बरसात में नई सब्जी होती तो हर चीज़ का सुखौता रहता था। चलिए हम कंक्लूड कर रहे हैं, स्वामी जी कंक्लूड करिए, एक लाइन में बताइए क्या और इसमें ऐड होना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए किसानों के साथ, आपकी टीम जो जा रही है। एक तो चीज़ हम जो डिवाइड बोलते हैं, हम लोग गाँव में भी देखते हैं, एक तो डिवाइड, डिजिटल डिवाइड। एक तो ग्रुप सब एडवांटेज ले रहा है, आरेक तो ग्रुप की जो है एडवांटेज नहीं ले पाए, जो लोग उतना प्रोग्रेसिव नहीं है, अच्छे से बात नहीं कर सकता है, तो हम कोई योजना ही नहीं ले पा रहा है। इसलिए हम उस तक कैसे पहुँचे, अभी हम लोग स्पेशल, अभी हम लोग अपना समझ करने से कोशिश कर रहा है। जो स्पेशल पेपर जो है, तो 20 योजना है, किंतु उसके लिए रेशन कार्ड नहीं है, कि उसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है। तो इस जब तो कोई भी माया योजना के लिए, बहुत माया योजना असली जिन लोग को मिलना चाहिए नहीं मिल, उन लोग नहीं मिल रहा है। और कारण क्या, पेपर नहीं है। मेरा एक तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा खुश होंगे, 15 जून से गवर्नमेंट तो मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स ये आंदोलन 15 दिन के लिए चालू कर रहे हैं आदिवासी एरिया में ये पेपर तोड़े करने का। उसमें हम लोग भी कंक्लूड कर रहे हैं। यादव जी 1 मिनट की टिप्पणी दीजिए आप अपनी। अभी जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है, इससे हम के सभी किसान भाइयों को, बहनों को कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और इसके लिए हमको पता करना है जो हमारे आसपास में कहाँ पर किस गांव में टीम आ रही है, और उस टीम, क्योंकि एक गांव में टीम बहुत देर तक भर दिन नहीं रहती, उसे 3 गांव एक दिन में जाना है, तो आप टाइम का भी पता कर लें और टाइम पर पहुंच जाए वहां पर। अपनी जो समस्याएं हैं वो तो रखें ही, उनकी बात को सुने। और सबसे बड़ी चीज़ है जो वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के आए हुए हैं, उनसे एक लिंकेज बनावें, जो लिंकेज आपको आगे भी काम देगा। आप उस लिंकेज के द्वारा आप और लिंकेज भी बना सकते हैं। कर साहब इसमें जस्ट एक पॉइंट जोड़ता है, इसका ग्रुप, हर एक किसी भी अंदर ग्रुप बन रहा है, तो किसान लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपका नाम भी ग्रुप में इंक्लूड कराइए। तो अब क्या होगा, मैसेज जो जाता है आपका मिल जाएगा। आप भी कोई समस्या है तो ग्रुप में दे सकता है, तो रेगुलर एक तो लिंकेज डेवलप। हाँ, इन्फॉर्मेशन स्ट्रेंथ हम लोग बोलते हैं। तो जो भी ये हमारा पूरा अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि आप तक चीज़ें पहुंचाना और आपके समस्याओं को जानना। ये शुरुआत है, इसको आप आगे बढ़ाए रखिए, रेगुलरली करिए। चाहे वैज्ञानिक आपके पास साल में 15 दिन आए, चाहे साल में 1 महीना आए, बाकी 11 महीना आप पहुंचिए उनके पास, हर रोज ना सही हर हफ्ते एक बार। मैं हर जगह ये कहता हूं कि अगर ये आपस में आदान प्रदान रहेगा, टेक्नोलॉजी जानेंगे आप क्या है क्या नहीं है, तो उससे ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कई सारे स्टेट्स में हम इस झारखंड में भी हम लोग मैडम एग्रीकल्चर मिनिस्टर मैडम को प्रपोज किया है कि हर जिले में या कम से कम आइडेंटिफाई करके 4-5 जिले में
ये प्रोसेसिंग फैसिलिटी, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग फैसिलिटी लगाएं, ताकि सारे फार्मर्स जो कम से कम अगर उनका कम भी है तो आके वहाँ प्रोसेस करे या जो भी करना है। हमारा और उसको समय चूंकि खत्म हो रहा है, इसलिए किसान जब समृद्ध होगा तभी देश समृद्ध होगा, किसान विकसित होगा तभी देश विकसित होगा, इसलिए कि किसान ही हमको अन्न देगा। इसलिए अन्न देवता को प्रणाम करने के साथ साथ अन्न देवता से भी यह अनुरोध है कि वो वैज्ञानिकों से जुड़े और वैज्ञानिकों से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जोहार, नमस्कार।